अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देखिए, अध्ययन के दो दृष्टिकोण, सूक्ष्म और बृहद बनाएंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन है। एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र रूप में अध्ययन है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र रूप में अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसको एक अर्थशास्त्री थे रेगनर शास्त्री हैं रेगनर फ्रिश ने अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया है। रेगनर फ्रिश ने अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो शाखाओं में इसको वर्गीकृत किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए, अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन एक इकाई के स्तर पर, एक अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन एक इकाई के स्तर पर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ है इसके जनक। फोकस अर्थ इस पर क्या किस पर किया गया है? तो अर्थव्यवस्था एक छोटी इकाई का अध्ययन, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग या एक बाजार के रूप में किया गया। ठीक है ना, इसको हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में कहते हैं। और इसके जनक जो है एडम स्मिथ जी हैं। एक व्यक्ति एक रूप में, मतलब एक व्यक्ति क्या हमने पता किया, एक फर्म का, एक उद्योग के बारे में, एक बाजार के रूप में अध्ययन किया, उसको बताया। जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक का निर्णय, किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। ठीक है ना, एक उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, किस तरह से उसको उपभोग कर रहा है, और एक उत्पादक का निर्णय, एक उत्पादक जो कुछ भी बना रहा है चीजें, उसका क्या निर्णय है, क्या फैसला है, क्या किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण या निर्माण क्या है। तो एक बाजार, इसके आधार पर हमने अपने जो है असीमित आवश्यकताओं का सीमित संसाधनों के आधार पर पूर्ति करते, अनुमान लगाते हैं। जनक इसमें माने जाते हैं एडम स्मिथ को, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। पहले हमने वीडियो अपलोड कर रखा, उसको भी आप जाकर देख लीजिए। अब सेशन में बने रहिए, आपको समझ में आएगा, एकदम सरल ही समझाने की हमने कोशिश करनी। समष्टि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, संपूर्ण अर्थशास्त्र का वृहद अध्ययन, संपूर्ण अर्थशास्त्र का वृहद अध्ययन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके जनक देखिए कौन है? जे.एम. किन्स हैं। जे.एम. किन्स समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। फोकस इन्होंने किस पर किया? संपूर्ण अर्थशास्त्र का उसके बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था या उसके बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जे.एम. किन्स ने, इसलिए इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और देखिए इसमें बजट, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट आते हैं। एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें देखिए उदाहरण राष्ट्रीय आय आएगा, नेशनल इनकम है ना, और बजट, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, पॉवर्टी और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और राजकोषीय नीति, ये सब पर इन्होंने अध्ययन किया। किसने? जनक जे.एम. लाभ देखें तो लाभ सरकार को देश की बड़ी समस्याओं जैसे बेरोजगारी का पता चलता है और उन्हें सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीतियां जैसे बजट बनाने में मदद मिलती है। तो बजट क्या है? राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। इस प्रकार से हम 500 रुपये लेके अपने बाजार जाते हैं तो कैसे खरीदना जानते हैं, समझ सोचते हैं, विचार करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कितना क्या लाना है, कैसे लाना है, हाँ क्या क्या सामग्री लाना है, कहाँ किस पर खर्च करना, दवा पर। तो जैसे बजट बनाने में मदद मिलती है, उसी प्रकार ये बजट बनाने में क्या बनता है? मदद मिलती है। इससे ये लाभ है। व्यष्टि समष्टि समाज अर्थशास्त्र जेम किस जिसके जनक हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय आय, बजट, मुद्रास्फीति, गरीबी, रोजगारी, राजकोषी इसमें आता है। समष्टि अर्थकोषी ये किस में आते हैं? व्यष्टि समाजशास्त्र समष्टि, तो इसमें किसके जनक माने जाते हैं? अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था, सिद्धांत और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, सिद्धांत और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग। अर्थशास्त्र बनाम अर्थशास्त्र क्या? द स्टडी, यह एक सैद्धांतिक विषय है। अर्थशास्त्र क्या है? यह एक सैद्धांतिक विषय है। यह संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने, अध्ययन करने और रणनीति बनाने की प्रक्रिया है। तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है जो संसाधनों के उपयोग की योजना बनाता है, जिसमें अध्ययन करना और रणनीति बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। और उदाहरण देखें तो खर्च करने से पहले सोचना और योजना बनाना, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। सिद्धांत इसमें रहते हैं। अर्थव्यवस्था देखें, सिस्टम, द स्टडी है, द सिस्टम है। यह एक व्यवहारिक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या? एक व्यवहारिक प्रणाली है। यह उन योजनाओं और सिद्धांतों का वास्तविक रूप में लागू करने, जैसे कोई भी सिद्धांत है, योजना है, उनको ये लागू किया जाता है इसमें अर्थव्यवस्था में। और संसाधनों का उपयोग करने की व्यवस्था है, इसकी संसाधन को किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, इस किसमें है व्यवस्था है? तो अर्थव्यवस्था है।
उदाहरण देखें तो योजना के अनुसार वास्तव में पैसा खर्च करना। योजना पहले बनाते हैं तो वो आपका अर्थशास्त्र है। जब योजना को आप वास्तव में पैसा जब खर्च करते हैं उन योजनाओं पर तो आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना, खत्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं अर्थशास्त्र क्या है, तो स्टडी। अर्थव्यवस्था क्या है, सिस्टम है, प्रणाली, उसको हम लागू करते हैं। उपयोगी क्वेश्चन सभी यहीं से बनते हैं, हमने देखा। उससे अब जनक पूछा जाता है कौन सी व्यवस्था है, आप कैसे जान पाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अब देखिए यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो एक तुलनात्मक रूप से देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद, देखिए सकल घरेलू उत्पाद आता है, इसमें जीडीपी का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ही हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है ना, इतिहास क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान और प्रमुख विशेषताएं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कौन कौन से आते हैं, कृषि आती है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में तो हमारे तीन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र वाला गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र कितना 16% होता है और द्वितीय क्षेत्र 30%, तो 16, 30, 36, 46% हो गया। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र आता है ये 54% होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है जो 30% होता है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है 54%। सही ना। तो आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि पालन ये तो आता है कि पशुपालन भी आता है, खनन भी आता है कृषि में, और मत्स्य पालन भी, मछली का जो पालन, ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। खनन जो बालू वगैरह या कोई होता है ना, खनन खोदा जाता है, खदान से आता है, ये सब खनन भी किसमें। तो अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, कृषि, पशुपालन, खनन और मत्स्य पालन, ये याद रखना है आपको। फिर जीडीपी योगदान कितना है, जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान इनका कितना है प्राथमिक क्षेत्र का, तो 16% है, सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है सकल घरेलू उत्पाद में, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। रोजगार 50%, मतलब रोजगार के रूप में सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है, तो 50% है। इसे अर्थव्यवस्था की ऋण भी कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था का ऋण किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, जिसका सकल घरेलू या जीडीपी में कितना योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में, तो इसका 16% है। द्वितीय क्षेत्र देखें जो उद्योग वाला होता है, इसका देखिए उदाहरण, फैक्ट्री आते हैं इसमें क्या आती है, फैक्ट्री आती है, आटा चक्की आ गई, निर्माण, विनिर्माण, तो निर्माण करना और किसी वस्तु से फिर दोबारा उसका निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आता है। जीडीपी योगदान 30%, जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कितना है, 30% है द्वितीय क्षेत्र का। इसमें कौन कौन आते हैं, फैक्ट्री, आटा चक्की और निर्माण और विनिर्माण, तो 30% है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 30% है। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है इसका कितना है, जैसे बैंकिंग, परिवहन यातायात के लिए, शिक्षा, पढ़ाई के लिए, नौकरी, हॉस्पिटल, ये सब किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। पुलिस, परिवहन जैसे, और क्या, हॉस्पिटल, चिकित्सा, जो उसमें क्या आते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसमें देखिए इसका योगदान जीडीपी में कितना रहा है, तो 54% है। सर्वाधिक कितना है, 54% है। इनमें जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही हमने इसमें ले रखा है, ध्यान सुनिए। कितना है, 54% है। कौन कौन आते हैं तृतीय क्षेत्र में, तो बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, नौकरी, हॉस्पिटल। इसमें से 3 दे रखे, एक को कहेगा इनमें से कौन नहीं है, या ये देगा कि 3 दे के पूछेगा सभी हैं, तो सभी, ठीक है कि नहीं, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, नौकरी। ज्ञान आधारित क्षेत्र देखें। अब ज्ञान आधारित, अब हम देखिए ज्ञान आधारित क्षेत्र देखेंगे। पहले हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जो था कृषि, या द्वितीय क्षेत्र उद्योग से, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी देखेंगे हमने। अब देखिए ज्ञान पर आधारित क्षेत्र देखेंगे, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की, और पंचम उसमें। तो इसमें देखेंगे कि चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, क्वाटरनरी सेक्टर होता है। परिभाषा, ज्ञान और सूचना से संबंधित गतिविधियां चतुर्थ क्षेत्र में आती हैं, ज्ञान और सूचना से संबंधित गतिविधियां। उदाहरण देखें, सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी कहलाता है, टेक्नोलॉजी है ना जी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट
और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, ये चतुर्थ क्षेत्र होते हैं ज्ञान और सूचना संबंधित गतिविधियां। पंचम क्षेत्र में कौन आते हैं? क्वेनरी में आते हैं सेक्टर में परिभाषा उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले लोग और संस्थान आती हैं। उच्चतम स्तर के उच्च निर्णय ले सके वाले जो लोग हैं, संस्थान जो लेती हैं, तो उनको हमने पंचम क्षेत्र में रखा है। विश्वविद्यालय जैसे है, कंपनी के सीईओ जैसे हैं, कंपनी के सीईओ, विश्वविद्यालय, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जो हैं, और वित्तीय और कानूनी सलाहकार, वित्तीय और कानूनी सलाहकार हुए, वरिष्ठ अधिकारी हुए, सरकारी अधिकारी, और विश्वविद्यालय में कंपनी के सीईओ, ये पंचम क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान और सूचना संबंधित गतिविधियां आती हैं। भारत की आर्थिक संरचना संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र। भारत की आर्थिक संरचना आप देखेंगे के बारे में जानेंगे, संगठित बनाम असंगठित। संगठित क्षेत्र होते हैं कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, असंगठित। तो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? सरकारी नियमों के अंतर्गत रोजगार सरकार या निजी संस्थाओं के निश्चित नियम लागू के तहत होता है। निश्चित नियम लागू के तहत होता है। सरकारी नियमों के अंतर्गत जैसे रोजगार हुए, सरकार या निजी संस्थानों के जो निश्चित नियम कानून है उनके तहत ये रोजगार दिया जाता है, ये सरकारी नियम के अंतर्गत आते हैं। नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभ, नियमित वेतन, तय काम के घंटे और घंटे कितने तक किए गए हैं, पीएफ हुआ, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभ क्या है? जिसमें नियमित वेतन, तय किए गए घंटे पर काम, कितना घंटे काम करना है, पीएफ और पेंशन और जैसी बीमा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ये संगठित क्षेत्र में होता है। उदाहरण देखिए संगठित क्षेत्र के, तो सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, बड़ी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज। सरकारी कार्यालय, बैंक है, रेलवे है, बड़ी कंपनियां हैं, स्कूल है और कॉलेज, ये सब संगठित क्षेत्र में आते हैं। ये क्या होते हैं? सरकारी नियमों के अंतर्गत जो भी होता है वो संगठित क्षेत्र होता है। जैसे रोजगार हुआ, सरकार या निजी संस्थाओं के निश्चित नियम जो कानून के तहत होता है। कंपनी में निजी है ना, उनके तहत जो भी नियम कानून के अंतर्गत बनते हैं उन्हें संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों के बाहर, ये सरकारी नियम जो भी बने हैं उनके बाहर आते हैं। जैसे काम पर बहुत सीमित या कोई नियम कानून लागू नहीं होते। काम बहुत सीमित होता है और इस पर कोई नियम और कानून लागू नहीं होते हैं, इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में आते हैं अनिश्चितता और सुरक्षा का अभाव रहता है। नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ होता है, उसमें रहता है किसमें? संगठित क्षेत्र में, लेकिन अनिश्चितता होती है और इसमें सुरक्षा का अभाव रहता है, इसमें सुरक्षा का कमी रहती है। देखिए जैसे वेतन और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, इसमें कोई गारंटी नहीं होती, और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती, इसमें सामाजिक सुरक्षा भी कम मिलती है। संगठित क्षेत्र में अनिश्चितता और सुरक्षा का अभाव किसमें पाया जाता है? असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। सरकारी नियमों के बाहर कौन आते हैं? असंगठित क्षेत्र आता है। और इसके उदाहरण देखें, किसान को बताइए सरकारी नियमों के बाहर आते कि नहीं, अपने हिसाब से कब जोतना है, कैसे करना है वो करता है। और दिहाड़ी मजदूर जो रोज काम करते हैं तो उनका काम देखेंगे, इसमें अनिश्चितता ही रहती, कभी काम मिला कभी नहीं मिलेगा, और सुरक्षा का अभाव भी रहता है, इसकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं। घरेलू कामगार जो घर पर भी काम करते हैं उनके लिए भी कोई सुरक्षा का भय नहीं, अस्थिरता का अभाव होता है, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से रेहड़ी जो एक ठेला वाला लगाते हैं रोड के पास, ये सब रेहड़ी वाले, पटरी पर जो भी सामान लगाते हैं लोग, देखते होंगे पटरी पर दुकान लगा लेते हैं लोग, अस्थायी नहीं रहते हैं, तो इन सब का भी ये असंगठित क्षेत्र में आते। तो स्वामित्व क्षेत्रक देखें तो हमने देखा ज्ञान आधारित क्षेत्रक और अर्थव्यवस्था, भारत की क्षेत्रक देखें और स्वामित्व के क्षेत्रक देखें। स्वामित्व के क्षेत्रक कौन कौन होते हैं? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। नियंत्रण, भागीदारी के विभिन्न मॉडल, नियंत्रण और भागीदारी। तो स्वामित्व के क्षेत्र में देखें, स्वामित्व के क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर, सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर देखें। तो सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए पूर्णतः सरकार का अधिकार होता है सार्वजनिक क्षेत्र में, और उद्देश्य क्या होता है? विकास और समाज कल्याण होता है, किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। और उदाहरण देखें तो भारतीय रेलवे, ठीक है ना, विकास किया जाता है, तो और समाज कल्याण के लिए किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्ति की अधिकार होता है, उद्देश्य केवल लाभ कमाना रहता है, इसमें उद्देश्य क्या है? बस लाभ कमाना। रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सब। संयुक्त क्षेत्र में देखेंगे, ज्वाइंट सेक्टर में पीपीपी मतलब सरकार और निजी दोनों की
भागीदारी होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसे ट्रिपल पी कहते हैं। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म भी याद रखिए। उदाहरण के लिए देख सकते हैं मेट्रो परियोजनाएं जो चलती हैं, इसमें सरकार का, निजी का, प्राइवेट भी रहता है, साझा लाभ मिलता है। ये पीपीपी देखिए भारत और, ठीक है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर का, तो ज्वाइंट सेक्टर ये होता है। सहकारी क्षेत्र जो कोऑपरेटिव है, ये संचालन के कई लोगों के द्वारा होता है, दिशा निर्देश सरकार द्वारा होता है। ये सहकारी बैंक जैसी हैं संस्थाएं, ये सब क्या होती हैं, ये सहकारी क्षेत्र में आती हैं, कई के द्वारा होता है इसका संचालन, और दिशा निर्देश कौन देता है, सरकार देती है। उदाहरण के लिए सहकारी बैंक स्वामित्व क्षेत्र के आधार पर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र, और सहकारी क्षेत्र को हमने जाना। स्वामित्व के आधार पर समझेंगे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें तो ये है विशेषता, पूंजीवाद कैपिटलिज्म, निजी समाजवादी और मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। स्वामित्व निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है पूंजीवादी में, और समाजवादी में सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित में सरकार और निजी दोनों का सहअस्तित्व होता है। उद्देश्य क्या होता है पूंजीवादी में, निजी लाभ, अपना लाभ कमाते हैं, निजी व्यक्तियों का होता है, और सामाजिक कल्याण के लिए होता है, समाजवादी वाले में सरकार का अधिकार होता है, तो फिर मिश्रित में लाभ और कल्याण।